हाय, गुड इवनिंग। आ गए सारे? चलो जल्दी शुरू करो। चलिए, तो जितने बच्चे जल्दी ऑनलाइन हैं जल्दी आ जाइए फटाफट से। और अभी हम लोगों को शुरू करना है ये चैप्टर, एंड दैट इज द मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। बट देखो पीछे क्या लिखा हुआ है, दिखाई दे रहा है? ऑनलाइन वाले बच्चे बोलो जल्दी, दिखाई दे रहा है पीछे? चैप्टर नंबर, मतलब चैप्टर जो है वो तो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस है, लेकिन लेक्चर नंबर देखिए कौन सा है? 3। जान रहे हैं 3 क्यों? समझ गए? नहीं समझे? 3 इसलिए क्योंकि पहला लेक्चर और दूसरा लेक्चर इस चैप्टर का बायोमोलिक्यूल में कवर कराया हुआ है। तो बायोमोलिक्यूल का 5वां और 6ठा लेक्चर जाके देखो, अगर डीएनए स्टार्टिंग से समझना है तो। और आपने बायोमोलिक्यूल में देख लिया होगा, आई होप, मुझे इतनी उम्मीद है। अब मैं इसको तीसरे लेक्चर से शुरू कर रहा हूं, इसका मतलब अब यहां से हम इसको शुरू करेंगे। तो बाकी की स्लाइड देखो, ये हम लोग पढ़ चुके थे, मैं आपको रेफरेंस के तौर पे बता रहा हूं, ज्यादा समय नहीं लेंगे। ये हम पढ़ चुके। इसके बाद मैंने आपको देखो ये चीज पढ़ा दी थी, रोजालिंड फ्रैंकलिन मैम के बारे में काफी विस्तार से हम लोगों ने बात की। उसके बाद में मैं इस पे बात कर चुका था। फिर हम लोगों ने यहां बात की थी कि डीएनए क्या है। फिर इसके बाद में हम लोगों ने ये सब देखा, नाइट्रोजनस बेस देखे, मैंने आपको सारे दिखा दिए थे। और जाके देखिए, ये सब मैंने आपको एनसीईआरटी 11 से समझाया। स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन 12th के हिसाब से ये भी आपको मैंने समझा दिया है ना। और अब हम लोग जो स्टार्ट करेंगे सीधे सीधे, वो लेक्चर हमारा यहां से शुरू होगा, एंड दैट इज सिंपली व्हाट दिस इज अ पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स। अब ये है हमारा मेन मुद्दा जो हम पढ़ेंगे। आई थिंक आपको बात समझ में आ गई है, क्लियर हो गया? चलिए अब जल्दी से शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग कहां से? टेकन। मुझे भी पता है टाइम तुम लोगों के पास कम है भैया, नवंबर अक्टूबर ही चल रहा है शायद मेरे हिसाब से, तो टाइम थोड़ा कम है, थोड़ा तेज भी चलेंगे। और बहुत सारे बच्चों ने चैप्टर पढ़ भी लिया होगा, तो इसको रिवीजन करते चलेंगे, ठीक है? अब ध्यान से आइए और मेरे साथ साथ अब जरा दौड़ते रहिए। देखिए ध्यान से, सबसे पहले ये कह रहा है टेकन द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव बेस पेयर एज 0.3 nm। पहली बात मैं आपको ये समझा दूं यहां पर, माइंड माय वर्ड्स। पहले मैं आपको यहां पर ये समझा दूं कि मैंने डीएनए को आपके सामने शायद ऐसे ना बना के दिखाया होगा, लेकिन अब बना के दे रहा हूं मैं आप लोगों को कि इस तरीके से डीएनए था। और ये डीएनए, ये देखिए, ध्यान से देखिए, कुछ इस तरीके का आपको बताया। मैं बस विस्तार में नहीं जाऊंगा ज्यादा, बस शॉर्ट में इसको हम देख लेंगे। और इसके बीच में यहां पर बच्चों क्या लगी होती हैं? जल्दी बोलो क्या लगी होती हैं? बेस पेयर्स। क्लियर हो रहा है? समझ में आ रहा है? दीज आर बेस पेयर्स। अब मेरे डायग्राम को तुम लोग नजर मत लगा देना, समझ गए? कोई नजर नहीं लगाएगा। डायग्राम बनाने में तो मैं मास्टर हूं। कई बार तो मेरे को खुद नहीं समझ में आते कि मैंने डायग्राम बनाया कैसे है, मतलब इतना अच्छा डायग्राम कोई कैसे बना सकता है? ठीक है, चलो। तो दिस इज सिंपली व्हाट, ध्यान से देख लीजिए, ये आ गया आप लोगों का डीएनए। वाओ, कितना प्यारा लग रहा है, सुंदर एकदम। अब हम एक काम की बात करते हैं, क्योंकि अब मुझे आपको एक बहुत काम की बात समझानी है। माइंड माय वर्ड्स। अगर मैंने आपसे ये कहा कि ये यहां पर देखो, यहां से लेके यहां तक ये खांच दिखाई पड़ रही है, जैसे कि खड़ी हुई चीज में ऐसे करके आपने खांच मार दी। और एक इधर से देखिए, इधर की साइड में देखिए, एक खांच आप लोगों को ये दिखाई पड़ रही है, 2 खांच दिखाई पड़ रही है। दरअसल हम इस वाली खांच को हम लोग जनरली क्या बोलेंगे बच्चे? इसे हम लोग बोलेंगे, आप समझ गए, इसे हम बोलेंगे मेजर ग्रूव। इसको आप नोट करिए, इसे हम मेजर ग्रूव कहते हैं। खांच कहते हैं इंग्लिश में ग्रूव को। और इधर कौन सी ग्रूव है? ये है आप लोगों की MINOR, ये माइनर ग्रूव है। देखो ये वाली, ये माइनर ग्रूव है। तो एक तरफ अगर मेजर ग्रूव है तो दूसरी तरफ माइनर ग्रूव होगी, फिर दूसरी तरफ माइनर ग्रूव होगी तो सामने मेजर ग्रूव होगी। इस तरीके से डीएनए आपका डिजाइन होता है। मेरी बात समझ गए? अब ध्यान से सुनना। अब मैं आपसे ही पूछ रहा हूं, जरा ये बताओ, ये एक माइनर ग्रूव है, तो मैं इस माइनर ग्रूव को अगली माइनर ग्रूव तक की डिस्टेंस आपसे पूछूंगा। ये ऐसे करके घूम के आया है डबल हेलिक्स, और डबल हेलिक्स भी कौन सा है ये बच्चे? ये राइट हैंडेड है, ये बी डीएनए है, कैपिटल बी डीएनए। माइंड माय वर्ड्स। डजन्स ऑफ डीएनए आर देयर इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। यस, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं और अलग अलग तरह के डीएनए प्रेजेंट हो सकते हैं, बट एट योर लेवल आई एम जस्ट टीचिंग यू देयर इज ओनली अ बी डीएनए प्रेजेंट इन योर इनसाइड द ह्यूमन बॉडी। माइंड माय वर्ड्स। अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, यहां से लेकर के यहां तक, इसका मतलब एक माइनर से एक माइनर तक, नो मैटर, अगर तुम मेजर से मेजर कर लोगे तो भी वही बात बनती है। तो यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस मैं आपसे पूछूंगा, मुझे आप वो बताएंगे कि वो कितना होगा। समझ रहे हैं? ध्यान से देखिए, तो ये देखो 0, ये होगा 3.4 नैनोमीटर। बहुत ध्यान से देखना मेरी बात।
एक यहां से यहां तक का पूरा एक सर्कल जो घूम गया, सर्कल घूमने का मतलब समझ रहे हो, जैसे कि मान लो मैं ये घड़ी अपनी आपको दिखा रहा हूं, ये घड़ी मैंने यहां पर ऐसे करके लगा दी, ये देखिए ये एक सर्कल है 360 डिग्री, 360 डिग्री एक सर्कल है। अब ये देखिए इस सर्कल को मैं यहां से ना करके ऐसे कर दूं, बात समझ आई, सर्कल वही है, देखो ध्यान से देख लेना, सर्कल वही है, बस मैंने यहां ना लगा के यहां कर दिया है, समझ गए। ये डीएनए का पूरा एक क्या कहलाएगा बच्चे, ये पिच कहलाएगा, माइंड माय वर्ड्स। अब ध्यान से आपको एक चीज यहां पर ये समझनी है कि इसे मैंने 3.4 नैनोमीटर कहा, लेकिन इसी पर्टिकुलर चीज को अगर मैं किस में कन्वर्ट कर दूं, कहां गया, चल क्यों नहीं रहा ये, अगर, ओहो हद है यार, चलिए तो अगर इसी को है, क्या हो गया भाई, 0.3, हाँ चलिए तो ये कितना आ गया 3.4 नैनोमीटर, 3.4 नैनोमीटर। अब चल रहा है शायद पेन, इधर चल रहा है, नहीं चल रहा है, इधर नहीं चल रहा, इधर चल रहा है, समझ नहीं आ रहा, चलो कोई बात नहीं। अब मैं आपसे ये कह रहा हूं कि 3.4 नैनोमीटर इसकी टोटल पिच है, तो फिर अब आप इसको जब किस में कन्वर्ट करेंगे, एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करेंगे, तो उसको हम 10 से मल्टीपल करते हैं, टेंशन मत लो। तो यहां पर आप लोग लिखेंगे, नहीं लिखा जा रहा, कोई बात नहीं, यहां पर हम लोग लिखेंगे 34 एंगस्ट्रॉम। देखो कंफ्यूज मत होना, मैंने आपको ये पिच की लंबाई दिखाई है, और ये पिच जो है टोटल ये 3.4 नैनोमीटर में है, और 34 मतलब 34 एंगस्ट्रॉम की यूनिट में ली गई है। तो यहां से लेके यहां तक का साइज मैं आप लोगों को बता रहा हूं। तो आपसे दो तरीके से पूछ लेगा वो, या तो नैनोमीटर में पूछ लेगा या एंगस्ट्रॉम में पूछ लेगा, तो दोनों आपको याद रखना पड़ेगा। मेरी बात समझ ले, अब ध्यान से सुनना, मैं ये कह रहा हूं कि इतने एरिया में टोटल नहीं लिखा जाएगा, यहां कोई बात नहीं, यहां लिखते, पता नहीं यहां क्या मुसीबत है, लेकिन चलो कोई नहीं। यहां देख लीजिए, इसमें मैं आपसे पूछूंगा टोटल बेस पेयर कितनी, तो आप क्या कहोगे, सर इसके अंदर है 10 बेस पेयर, इसका मतलब इतने एरिया में 10 बेस पेयर होती है, लेकिन मैंने शायद ज्यादा बना दी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब मान सकते हो आपकी 10 बेस पेयर टोटल आ गई हैं, समझ गए। अब एक बात बताना, अब अगर मैं तुमसे यहां से फिर पूछूं, देखो ध्यान से देखना, अब मैं पूछ रहा हूं यहां से लेके यहां तक कितनी बेस पेयर है, बोलो जल्दी, कितनी बेस पेयर है, एक बेस पेयर है। तो जब 10 बेस पेयर के बीच में इतना डिस्टेंस है, तो फिर एक बेस पेयर से दूसरे बेस पेयर के बीच में कितना डिस्टेंस आएगा, तो 10 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो आप इसको यहां से इस तरीके से यहां रख लेंगे, और ध्यान से देखिए, इसे मैं बोलूंगा, अगर मैं मुझसे अब आप यही पूछेंगे ना कि सर नैनोमीटर में भी बताइए और एंगस्ट्रॉम में भी बताइए, तो अगर मैं नैनोमीटर में कहूंगा तो 0.34 नैनोमीटर, ध्यान से देख लो, 0.34 नैनोमीटर, देखो ये आ गया। मैं इतनी चीज को समझाने के लिए तुम्हें यहां लेके आया हूं। इसका मतलब कि 2 कंसेक्यूटिव बेस पेयर के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, 0.34 नैनोमीटर, और 10 के बीच में कितना होगा, 3.4 नैनोमीटर। ये सवाल था। और अब आप मुझसे ये कहोगे सर नैनोमीटर बता दिया, अब इसको एंगस्ट्रॉम में भी बताओ, तो एंगस्ट्रॉम में बताने के लिए मुझे इसको 10 से मल्टीपल करना पड़ेगा, और उसके लिए मुझे क्या बोलना पड़ेगा, 3.4 एंगस्ट्रॉम। अब देखो कंफ्यूज मत होना, बहुत कंफ्यूजन के चांसेस है यहां। ये है 3.4 एंगस्ट्रॉम, और ये है 3.4 नैनोमीटर, ये है 0.34 नैनोमीटर, और ये है 34 एंगस्ट्रॉम। मेरी बात ध्यान से समझ लेना, ये 10 बेस पेयर के बीच की दूरी, 10 बेस पेयर की टोटल दूरी नैनोमीटर में और एंगस्ट्रॉम में, ये एक और दूसरे बेस पेयर के बीच की दूरी, मतलब 2 बेस पेयर के बीच की दूरी नैनोमीटर में और एंगस्ट्रॉम में। आ गई बात समझ में, 0.34। ये बड़ा कंफ्यूज करती है ये चीजें, लेकिन मैंने आपको बात बता दी है। अब एक चीज मैं आपको और समझाऊंगा, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि जब ये इस तरीके से ये गोल जीनेदार, गोल घुमावदार सीढ़ियां नहीं होती, तो यहां से घुमा के जब तुम ऐसे करके घूम के आओगे, तो हर बेस पे, क्योंकि टोटल एंगल तो 360 बनेगा ना, अरे समझ आ रहा है। टाइगर 3 रिलीज होने वाली है, हाँ टाइगर 3 रिलीज करा ले पहले तू बेटे। तेरी टाइगर 3 ना 3 चीजों पे डिपेंड करती है बस, अरिजीत सिंह का गाना, इमरान हाशमी का सताना, और पठान का पाकिस्तान आना। ये तीनों चीजों में से एक भी हटी तो गई टाइगर 3 तेरी। टाइगर 3 के चक्कर में मत पड़, रुक जा, इधर देख ले, मैं इतना कमाल की चीज, ये देखो कि सर जोक सुनाओ। अबे तुम्हें हो क्या गया है, क्या खा के आए तुम लोग, इधर देख क्या बोला मैंने, ये इतनी बात समझ में आ गई। अब मैं ये कह रहा हूं कि ये घूमेगा, इसका मतलब इसमें कोई ना कोई एंगल जरूर होगा। 360 एंगल है, 360 टोटल डिग्री है। अगर ऐसे करके घूमने में 10 पेयर आ गई, तो फिर हर बेस पेयर पे ये कितना एंगल ले रहा होगा, समझ आया। 10 से डिवाइड करना फटाफट, कितना आएगा, 36 डिग्री। डिग्री पे याद करना, डिग्री पे जल्दी करो, चने नहीं बेच रहा हूं मैं यहां, ध्यान से सुनो। अगर इसको मैं ऐसे करके घुमा के ऐसे करके आपसे डिग्री पूछूंगा, तो कितनी डिग्री बोलोगे, 36 डिग्री। सबसे ज्यादा बच्चे इधर में कंफ्यूज होते हैं,
कि सर डिग्री क्या बोला है 0.34, एंगस्ट्रॉम क्या बोला है 3.4 नैनोमीटर क्या बोला है। ये इतनी यूनिट अगर याद कर लोगे, और ध्यान से देखो मैं अभी भी दूसरी लाइन पे पहुंचा हूं, मात्र अभी तीसरी लाइन पे पहुंचे नहीं है, और इतनी देर से हम डिस्कस कर रहे हैं इस चीज पे, समझ गए। तो ध्यान से देख लीजिए, अब मैं आपसे बोल रहा हूं कि 0.34 और 10 टू द पावर 9, 10 टू द पावर 9, अभी 10 टू द पावर 9 क्या है, मैंने आपको बोला था, क्या बोला था आप लोगों को, 10 टू द पावर 9 बिलियंथ पार्ट है। If the length of DNA double helix in a typical mammalian cell is calculated, तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, बेस पेयर से मल्टीपल करेंगे, बेस पेयर से मल्टीपल करेंगे उसको, एक बेस पेयर। अब देखो टोटल बेस पेयर कितनी है, ये बात तुम्हें कहां से पता चलेगी, आप बताओ मुझे, ह्यूमन बीइंग के अंदर टोटल बेस पेयर कितनी है। क्या ये जिस दिन मैं डीएनए पढ़ा रहा था उस दिन नहीं बताया था मैंने आप लोगों को। और बेस पेयर के बीच का डिस्टेंस कितना है, बेस पेयर के बीच का डिस्टेंस कितना है, नैनोमीटर में देखोगे तो 0.34, और जब हम उससे मल्टीपल करेंगे तो फिर हमारे पास में टोटल डिस्टेंस ये निकल के आएगा। बहुत ध्यान से देख लीजिए, 6.6 इंटू 10 टू द पावर 9 बेस पेयर, और ये लगभग कितना निकल के आएगा, 2.2 मीटर के आसपास। तो ये दोनों बातें नोट कर लो आप लोग, ये दोनों बातें नोट कर लो कि ह्यूमन के डीएनए के अंदर टोटल जो लेंथ है, आपको टोटल क्या पता होने चाहिए, आपको टोटल पता होना चाहिए कि उसकी टोटल लेंथ कितनी है, उसके अंदर बेस पेयर कितने हैं, और पर बेस पेयर के बीच में डिस्टेंस कितना है। तीनों चीजें मोटे तौर पे आपको पता होनी चाहिए। ये बात आपको समझ में आ गई है। अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि अब आगे की तरफ हम लोग बढ़ेंगे, तो अब ध्यान से ये सोचो कि फिर इतना बड़ा डीएनए, 2.2 मीटर का डीएनए, यानी कि एक हाथ मेरा इतना 1 मीटर, फिर एक बार और कितने हो गए 2 मीटर, फिर थोड़ा सा और लेना है 0.2 मीटर, इसका मतलब 2.2 मीटर डीएनए को एक ऐसी सेल के अंदर मुझे रखना है, अकोमोडेट कराना है, जिसको आप नंगी आंखों से देख भी नहीं सकते। आप समझ रहे हैं, द नेचर ऑफ ब्यूटी, ओ सॉरी द ब्यूटी ऑफ नेचर, समझ पाए, द ब्यूटी ऑफ नेचर के ऐसी सेल के अंदर मुझे 2.2 मीटर डीएनए रखना है जिसको आप आंखों से देख भी नहीं पा रहे हैं। तो कैसे रखेंगे, अब मुझे उसको बहुत ही ज्यादा कंजेस्टेड करना पड़ेगा, उसके अब मुझे क्या बनाने पड़ेंगे, क्रोमोसोम बनाने पड़ेंगे। अब ध्यान से देखिए, मैं अब आपसे ये पूछूंगा कि व्हाट डू यू मीन बाय डीएनए, तो आप डीएनए के बारे में तो अब तक जान गए, फिर मैं आपसे ये पूछूंगा व्हाट डू यू मीन बाय क्रोमैटिन, अब आपको क्रोमैटिन बनाना है। फिर मैं आपसे पूछूंगा व्हाट डू यू मीन बाय क्रोमोसोम। लो जी, मैंने इतनी चीजें आप लोगों से पूछ ली, कितनी चीजें, इतनी, अब इनमें कंफ्यूज होते हैं तुम लोग कि सर अब डीएनए को कैसे बताऊं, क्रोमैटिन को कैसे बताऊं, फिर क्रोमोसोम को कैसे बताऊं। तो अब ध्यान से सुनिए, अब मैं आप लोगों को आगे लेके चल रहा हूं, और ध्यान से देखिए। अब सबसे पहले मैं आप लोगों से बात करना चाहूंगा आप लोगों के जीनोम पर, बहुत ध्यान से देख लीजिए, मैं आप लोगों से बात करना चाहूंगा आपके जीनोम पर। कोई मुझे बताएगा जीनोम किसे कहते हैं, कोई मुझे बताएगा जीनोम किसे कहते हैं। जीनोम पूछा है मैंने, समझ गए, जेनेटिक मटेरियल नहीं पूछा, जीनोम पूछा है। तो माइंड माय वर्ड्स, बड़े ध्यान से मेरी बात समझिए, किसी भी सेल के अंदर उसका हैप्लॉइड कंटेंट जीनोम कहलाएगा, कंफ्यूज नहीं होना इसमें। किसी भी सेल के अंदर उसका हैप्लॉइड कंटेंट उसका जीनोम कहलाएगा। इसका मतलब मैं डिप्लॉइड कंटेंट की बात नहीं कर रहा हूं, समझ गए ना। तो जीनोम ऑफ ह्यूमन डीएनए बताओ कितना लंबा था, जल्दी बोलो, जीनोम ऑफ ह्यूमन डीएनए कितना लिखवाया था मैंने, कितना लिखवाया था, 3.3 इंटू 10 टू द पावर 9 बेस पेयर। ये इतना लंबा था ह्यूमन का जीनोम। ये कहां पढ़ा तुम लोगों ने, जहां से मैंने आप लोगों को डीएनए समझाया था, कुछ याद आया, 10 टू द पावर 9 होना चाहिए, 10 टू द पावर 9, ये आ गया। इतना बेस पेयर मैंने आप लोगों को लिखवाया था ह्यूमन जीनोम का। आई थिंक इट इज एब्सोल्युटली फाइन। अब हम ये समझते हैं कि क्रोमैटिन क्या है। चलो एक चीज और देखिए, अब ध्यान से देखो कि व्हाट डू यू मीन बाय, सेकंड चीज है कि अब बताइए मुझे क्रोमैटिन क्या है। अच्छा, ये चीजें मैं आपको कहां से बता रहा हूं, जान रहे हैं आप लोग, देखिए ये चीजें मैं आप लोगों को मैं यहां से बता रहा हूं, यहां से देखिए, देखो ये क्या लिखा है, हैप्लॉइड कंटेंट ऑफ ह्यूमन डीएनए 3 इंटू 3 10 टू द पावर 9 बेस पेयर। आप अपनी 12th की एनसीईआरटी खोलिए और उसके अंदर आप लोगों को ये डेटा दिखाई देगा, कितना आ गया, 3 इंटू 3 10 टू द पावर 9 बेस पेयर। ये बात आपको समझ में आ गई, ये आपका हैप्लॉइड कंटेंट है। व्हाट आई एम टॉकिंग फॉर, देखिए ध्यान से, अब मैं आपसे पूछ रहा हूं व्हाट डू यू मीन बाय क्रोमैटिन। तो क्रोमैटिन किसे कहते हैं हम लोग, ध्यान से देखिए। क्रोमैटिन का मतलब ये हुआ कि अब अगर मैं क्या करूं, अगर मैं डीएनए ले लूं और डीएनए के साथ में मैं एक और चीज ले लूं जिसे मैं कहूंगा प्रोटीन।
तो अब अगर ये दोनों चीजें एक साथ मिलती हैं तो अब हम लोग इसको क्रोमैटिन कहते हैं। आपकी एनसीईआरटी से ही दिखाऊंगा कि इसके पीछे क्या राशनेल है। अगर मैं आपसे बात करूं कि डीएनए, तो डीएनए आप जानते हैं डबल हेलिक्स डीएनए होगा हमारा, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब हम प्रोटीन की बात करेंगे तो ये कौन सी प्रोटीन होगी, तो मुझे लगता है सब लोगों को ये बात मोटे तौर पे पता होनी चाहिए कि वी आर टॉकिंग अबाउट हिस्टोन प्रोटीन। तो हम लोग हिस्टोन प्रोटीन की बात कर रहे हैं। क्लियर हो गई इतनी बात, समझ में आ गया। अब ये जो हिस्टोन प्रोटीन है, ये जो हिस्टोन प्रोटीन है, ये डीएनए के साथ मिलेगी और डीएनए के साथ मिलने के बाद अब रैपिंग शुरू होगी। रैपिंग का मतलब होता है रैप करना या लपेटना या फिर उसको कंडेंस फॉर्म में लेके आना। मैं वो सब करने की कोशिश करूंगा, माइंड माय वर्ड्स। अब ध्यान से सुनना, अगर तुमसे मैं क्रोमैटिन की बात करूं तो आपकी एनसीईआरटी क्रोमैटिन के बिहाफ पे आपको दो चीजें देती है। नंबर वन, पहले को वो बोलेगी, अभी देखना, थोड़ी सी देर में देखना क्या लिखूंगा मैं। पहले को हम लोग बोलेंगे यूक्रोमैटिन, दूसरे को हम लोग बोलेंगे हेट्रोक्रोमैटिन। हेट्रोक्रोमैटिन, और एक बहुत बढ़िया डिफरेंस मैं आप लोगों को इन दोनों चीजों के बीच में बताने वाला हूं। पहले आप एक काम करिए, जरा ध्यान से एक छोटी सी चीज नोट करिए। यूक्रोमैटिन के आगे लिखिए आप लोग ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव, ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव, समझ गए, ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव। और इसको लिखिए ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव, ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव। व्हाट डज इट मीन? अब जरा जल्दी से इसका मतलब समझिए। इसका मतलब यह है कि अगर ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव मैंने कहा, ट्रांसक्रिप्शनली अगर मैंने एक्टिव कहा, तो यहां पर क्या होंगे, यहां पर बच्चे जीन्स होंगे, और वो जो जीन्स हैं वो क्या बना करके देंगे आप लोगों को, प्रोटीन बना करके देंगे। लेकिन ध्यान से सुनिए, मैं आपसे ये कहने की कोशिश कर रहा हूं जीन्स, अच्छा वैसे आप जीन्स वाली बात अभी छोड़ देंगे तो ज्यादा बेटर है। आप बस इतना समझिए कि अगर यूक्रोमैटिन की बात करोगे तो वहां से ट्रांसक्रिप्शन हो सकता है, अगर हेट्रोक्रोमैटिन की बात करोगे तो वो ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव है, ट्रांसक्रिप्शन वहां से नहीं होगा। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूं वहां जीन नहीं होंगे। ये बड़ी कंफ्यूजिंग बात है, ये बड़ी कंफ्यूजिंग बात है। अभी मैं थोड़ी देर में आप लोगों को ये समझाता हूं। देखो ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव और इनएक्टिव का क्या मसला है, अभी आप लोगों को समझाया जाएगा। समझ गए? तो चलो पहले आप जरा फटाफट यहां आओ, और यहां के बाद मुझे लगता है यहां मुझे आना चाहिए। देखिए ध्यान से, अगर मैं आप लोगों से प्रोकैरियोट्स की बात करूं, प्रोकैरियोट्स में समझ गए, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द मोनेरा। मैं मोनेरा की बात कर रहा हूं, और इसके अंदर ये बोला, जैसे मान लीजिए इकोलाई, तो इकोलाई भी आप लोग अच्छे से जानते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय इकोलाई हियर? इकोलाई क्या है? एक क्या है? एक बैक्टीरिया है। और अब आप देखिए, दो दे डू नॉट हैव एनी डिफाइंड न्यूक्लियस, क्योंकि इनके पास में कोई न्यूक्लियस होगा ही नहीं, तो इसका मतलब उसकी बॉडी जनरली कुछ इस तरह की हो सकती है, यहां से। अब आप देखिए कि इसके चारों तरफ मैंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन लगा दी, लेकिन इसे क्या कहेंगे? सो दिस इज व्हाट, ये उसका डीएनए हो गया। लेकिन सवाल ये है कि अगर मैं आपसे ये कहूं, क्या लगता है आप लोगों को, क्या इसके चारों तरफ कोई डिफाइंड मेम्ब्रेन या फिर कोई डिफाइंड एक बाउंड्री, कोई इस तरह का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा? क्या आंसर करेंगे आप? द आंसर इज नो, क्योंकि प्रोकैरियोट्स को आप क्या बोलते हैं, जिसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता। तो अब ये डीएनए है, फिर मैंने कहा डीएनए इज नॉट स्कैटर्ड थ्रू आउट द सेल। तो इसका मतलब डीएनए जो है पूरी की पूरी सेल में ऐसे नहीं फैला रहता। कि आपसे अगर मैं कहूं डीएनए बनाना कैसे बनाओगे, तो क्या आंसर करने वाले? तुम कहोगे कि सर ऐसे फैला दो यहां, ये लो जी, क्योंकि जब इसमें क्या नहीं है, जब इसमें कोई न्यूक्लियर की बाउंड्री नहीं है, तो फिर डीएनए को जैसे मर्जी वैसे फैला दो। लेकिन ऐसा है नहीं। इसका मतलब डीएनए जो है किसी एक जगह पड़ा रहेगा। और ये देखिए क्यों पड़ा रहेगा, क्योंकि डीएनए पे चार्ज कौन सा है, जल्दी बोलो, डीएनए पे जल्दी बताओ चार्ज कौन सा है? निगेटिव चार्ज। और अगर डीएनए पे कोई निगेटिव चार्ज है तो मैं उसको पकड़वाने की कोशिश करूंगा किसी प्रोटीन से, और वो प्रोटीन पॉजिटिव चार्जेस रखेगी। तो इसका मतलब अब मुझे यहां देखिए, ये 1 2 3 4 कुछ इस तरह की प्रोटीन यहां पर प्रेजेंट है। और ये जो प्रोटीन मैं आपको बता रहा हूं, दीज आर एक्चुअली पॉजिटिव चार्ज्ड। और डीएनए क्या है, जल्दी बोलो, डीएनए क्या होगा? क्या बोलोगे डीएनए के बारे में? निगेटिव चार्ज। अब बताओ, पॉजिटिव और निगेटिव दोनों एक साथ अट्रैक्ट कर जाएंगे, और ये डीएनए पूरी की पूरी सेल में फैलेगा नहीं। अब आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के अंदर? वो आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि आप बताइए, प्रोकैरियोट्स के अंदर हमने देखा कि उसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, तो फिर पूरी की पूरी सेल में उसका डीएनए फैल क्यों नहीं गया, स्कैटर्ड क्यों नहीं हुआ? So what would be your appropriate answer here? क्या करेंगे आप? सिंपल बोलेंगे, क्योंकि उसके अंदर प्रेजेंट है क्या, कुछ पॉजिटिव चार्ज प्रोटीन है, और वो निगेटिव चार्ज डीएनए को हेल्ड करके रखती हैं।
हेल्ड करके रखती हैं, लेकिन बहुत बुरी तरीके से हेल्ड नहीं करती। माइंड माय वर्ड्स, मैंने क्या वर्ड बोला ध्यान से समझ लीजिए, बहुत बुरी तरीके से हेल्ड करके वो नहीं रखेंगी। इसीलिए आप लोग क्या देखते हैं कि इसके डीएनए के अंदर रेप्लिकेशन जो होता है वो पर मिनट में अगर देखें तो बहुत हाई होता है। किसके रेस्पेक्ट में? किसके रेस्पेक्ट में? यूकैरियोटिक के रेस्पेक्ट में। रीजन, क्योंकि यूकैरियोटिक के अंदर ये कंडीशन जो जाएगी अब बहुत ही ज्यादा कंडेंस और बहुत ही ज्यादा डेंस, या फिर आप ये कहिए कॉम्प्लिकेशंस आने वाले हैं, कॉम्प्लिकेटेड कहानी होगी। तो थोड़ा सा सस्ते लेवल की मैंने आपको ये चीज थोड़ी सी समझाई है। अब जरा मुझे एक बात और बताइए, अगर आपको याद आ रहा है तो मेरी स्पीड थोड़ी तेज है। आपको YouTube पे अगर ये वीडियो है, और जो एप्लीकेशन वाले बच्चे हैं बेचारे वो तो बढ़ा ही नहीं सकते, लेकिन अगर ये रिकॉर्डेड वीडियो आपको मिल रही है तो जाहिर सी बात है आपको स्पीड बढ़ाने की जरूरत नहीं है, इतनी सफिशिएंट है। एक काम करिए, जरा मुझे ये बताइए, डीएनए पे निगेटिव चार्ज आया कैसे था? कौन बताएगा भैया डीएनए पे निगेटिव चार्ज आया कैसे? देखो भूलना मत, 1 मिनट लगेगा, तुम समझ जाओगे। ये देखिए, मैंने आपको ये चीज बोली थी, इधर मान लो थाइमीन है तो इधर दूसरा ये आ गया कुछ इस तरीके से, यहां पर फॉस्फेट है और यहां पर एडिनिन है, यहां पर एडिनिन है। तो मैंने आपको क्या चीज बोली थी कि यहां पर देखो ऑक्सीजन, फिर यहां पर फास्फोरस, डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन, और यहां पर O के साथ निगेटिव, और यहां पर O के साथ निगेटिव। अगर आपको याद आ रहा है तो ऐसे ही मैंने यहां पर भी बताया था कि O के साथ निगेटिव और यहां पर इनके साथ में 2 बॉन्ड लग जाएंगे, यहां पर OH फ्री होगा, यहां पर OH फ्री होगा। आपको शायद बात समझ में आ गई है मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि यहां पर डीप्रोटोनेशन होता है किसके साथ? फॉस्फेट ग्रुप पर। इसीलिए डीएनए पर कौन सा चार्ज होगा? निगेटिव चार्ज होगा। और आप इसे एसिडिक क्यों कहते हैं? क्योंकि आप जानते हैं कि एसिड की जो प्रॉपर्टी है वो प्रोटॉन को लूज करने की है। तो यहां से एक्चुअली ये O निगेटिव था ही नहीं, माइंड माय वर्ड्स, ये O निगेटिव नहीं था, ये तो OH था। लेकिन जब OH से H पॉजिटिव जब तुम रिमूव करा दोगे तो क्या छूटा? क्या छूटा? H पॉजिटिव। H पॉजिटिव का छूटना डीएनए को एसिडिक कहलवाने का काम करेगा। और जब यहां पर OH नहीं है तो फिर यहां है क्या? O निगेटिव। और निगेटिव आ जाने की वजह से डीएनए आपका निगेटिव चार्ज हो गया। तो 2 बातें यहां पर क्लियर हो गई, डीएनए को एसिडिक क्यों कहा और डीएनए को आप लोगों ने निगेटिव चार्ज क्यों कहा। दोनों बातें मैं आपको यहां से समझा चुका हूं। अब आगे बढ़ जाएं अगर आपकी इजाजत हो तो। हाँ भाई सरदार जी बोलो। बढ़िया बढ़िया, यस। तो देखिए इनर रीजन, और इसे हम लोग न्यूक्लियोइड कहते हैं। भैया ये भी नोट कर लो, मुझे नहीं पता कि तुम लोगों को तंग करने के लिए आपकी एंजाइटी कहां से तुम्हारी गर्दन पकड़ ले, मुझे नहीं पता। तो ध्यान से देख लीजिए, मैं बैक्टीरिया के अंदर या प्रोकैरियोट्स के अंदर जो प्रेजेंट वो डीएनए है जो स्कैटर्ड नहीं है, उस पर्टिकुलर गुच्छे को मैं क्या कहने वाला हूं? दैट इज न्यूक्लियोइड। आगे देखिए, द डीएनए इन न्यूक्लियोइड इज ऑर्गेनाइज्ड इन लार्ज लूप्स हेल्ड बाय प्रोटीन। इसका मतलब ये एक लार्ज लूप की तरह, और ये पकड़ के रखेंगे इसको। और हाँ एक चीज और है, आप लोगों को समवेयर यहां पर गोल गोल छल्ले भी मिल सकते हैं, माइंड माय वर्ड्स, और ये इनको हम लोग जनरली क्या बुलाते हैं? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। अभी आप देखिएगा, इसको आप लोगों ने बॉटनी की क्लास में जरूर पढ़ लिया होगा, थोड़ा सा आइडिया दे दिया होगा आपकी सर ने या मैम ने, एक्स्ट्रा सेलुलर डीएनए। और ये एक्स्ट्रा सेलुलर डीएनए को ही हम लोगों ने बच्चे क्या बोला था? प्लाज्मिड। और प्लाज्मिड जो है ये फंक्शन क्या करेगा, आप लोगों को इसके बारे में बायोटेक्नोलॉजी में इसकी पूरी पिक्चर है। मतलब इसका मतलब यहां पर तो सिर्फ ट्रेलर है, ट्रेलर भी छोड़ो, 1 सेकंड का रोल आ गया कि सर बस प्लाज्मिड पढ़ा दो, बात खत्म करो। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है, यानी कि उसका जो मेन डीएनए है ये उससे अलग है, लेकिन ये भी डीएनए है, सर्कुलर है, जैसे लंबा धागा, उसको दोनों मुंह को आपस में मैंने जोड़ दिया तो एक गोल छल्ला बन गया। उस गोल छल्ले को जनरली हम लोगों ने प्लाज्मिड कहा। इसका फंक्शन हम कहां जाके पढ़ेंगे? बायोटेक्नोलॉजी में जाके पढ़ेंगे। समझ गए? सर स्पीड कम करनी पड़ जाएगी है भाई, ऐसा लग रहा है? मतलब कुछ बच्चे स्पीड तेज करके पढ़ते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम लोग अब 0.75 पे पढ़ रहे हो मुझसे कि सर बहुत तेज जा रहे हो, ऐसा तो नहीं लग रहा है? अगर है तो भैया बता दो। वैसे ऐसा होना नहीं चाहिए, इतना तेज कहां जा रहा हूं यार, मैं इतना तेज नहीं जा रहा हूं। खैर चलिए अब यहां आते हैं, और अब मुझे यहां से क्या करना पड़ेगा? एक नया पेपर लेना पड़ेगा, लेकिन इसको पढ़ के हम लोग आगे उसको एक्सप्लेन करेंगे। ऑपरेशन चलेगा यहां पर, ध्यान से देख लीजिए, ऑपरेशन चलेगा यहां पर। हाँ यस, चले आगे। चलिए तो अब मैं आप लोगों को सबसे पहले ये चीज समझाने की कोशिश करता हूं कि अब कहानी क्या है। एक्चुअली कहानी ये है कि इन यूकैरियोट्स, अगर हम यूकैरियोट्स की बात करें तो दिस ऑर्गेनाइजेशन इज मच मोर कॉम्प्लेक्स। इसका मतलब यूकैरियोट के अंदर ये ऑर्गेनाइज्ड ज्यादा है। इसका मतलब ये अब ऐसे प्रोकैरियोट में आपने देखा ना, उसकी तरह ये जनरली नहीं है। यहां पर आपको मोर कॉम्प्लेक्स कहानी पढ़नी है। देखिए ध्यान से, देयर इज अ सेट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज्ड, और साथ में कहा बेसिक प्रोटीन्स, जिसे हम लोग हिस्टोन कहेंगे। सो आई एम टॉकिंग अबाउट व्हाट। तो सबसे पहले आप लोग ये देखिए कि जरा 2 मिनट हम लोग हिस्टोन देख लेते हैं।
हिस्टोन प्रोटीन हम लोग जनरली किसे कहेंगे? देख लीजिए, देखो एक एक लफ्ज कीमती है, यहां पर मैं आपको बता रहा हूं मेडिकल एंट्रेंस के लिए एक एक लफ्ज जिसे कहते हैं, समझ लो मेरी बात ध्यान से। तो मैंने ये बोला कि यहां पर कुछ हिस्टोन प्रोटीन्स हैं, हिस्टोन प्रोटीन्स, और वो हिस्टोन प्रोटीन देखिए ध्यान से कौन कौन सी है मैं आपको बता रहा हूं। देखिए ध्यान से, हिस्टोन प्रोटीन को हम सबसे पहले ये देखेंगे कि ये एक आ गया, उसके बगल में ये दूसरी लगी हुई है, फिर उसके बगल में ये तीसरी लगी हुई है, और ये चौथी लगी हुई है। ऐसे ही देखिए, ये एक इस इधर की तरफ, एक इधर की तरफ, और एक इधर की तरफ, और ये इधर की तरफ। इसका मतलब 4 सामने हैं और 4 ठीक इसके पीछे हैं। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि एक ऐसे करके 4 इन्हें समझो, 4 इन्हें समझो, आपस में ऐसे करके जोड़ दो। तो 4 इधर है, 4 इधर है, टोटल मार के क्या बना? ऑक्टामर। 8 बन गई ना, ऑक्टामर बोलेंगे, माइंड माय वर्ड्स, इसे मैंने बोला ऑक्टामर। अब ध्यान से ये समझिए, एक को मैं कहूंगा H2A, एक को कहूंगा H2B। ध्यान से देखिए मैं क्या वर्ड बोलने की कोशिश कर रहा हूं। सो दिस इज सिंपली योर H2A, इसे मैंने बोला है बच्चे H2B, इसे मैं बोलूंगा H3, और इसे मैं बोलूंगा H4, और सेम सेट पीछे की तरफ भी है, सेम सेट जो है वो पीछे की तरफ भी है। तो टोटल प्रोटीन कितनी हो गई बच्चे? यहां पर 8 हो गई। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? हिस्टोन ऑक्टामर। अगर मैं बहुत ध्यान से आपको एक बात समझाने की कोशिश करूं, बहुत ध्यान से देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये ऊपर वाली चीज और ये नीचे वाली चीज, बताइए मुझे ऊपर वाली चीज में क्या क्या चीजें हैं? H2A और H2B, H2A और H2B, और नीचे वाले में ध्यान से देखिए क्या है? H3 है और H4। अगर हम लोग ऊपर वाली पॉइंट की बात करें तो दरअसल इस वाले सेट के अंदर, इस वाले सेट के अंदर आप लोगों को मिलेगा मोर लाइसिन, और इस नीचे वाले सेट के अंदर आप लोगों को मिलेगा मोर Arginine, मोर Arginine। अब आप ध्यान से एक बात समझाइए मुझे, आप लोगों को प्रोटीन के लेक्चर शायद मिल गए होंगे बायोमोलिक्यूल में, अगर नहीं मिले होंगे तो जाके एक बार देख लो, वैसे मिल ही गए होंगे। तो मेरी बात ध्यान से समझिए, मैंने आप लोगों को एसिडिक प्रोटीन पढ़ाई थी, मैंने आप लोगों को बेसिक प्रोटीन पढ़ाई थी, और वो पढ़ाई थी किसके बिहाफ पे? एसिडिक और बेसिक अमीनो एसिड के बिहाफ पे। तो बेसिक अमीनो एसिड के अंदर मैंने कितने रखे थे? कितने रखे थे बेसिक में? याद आया? लाइसिन था, आर्जिनाइन था, और हिस्टिडीन था। और वो इसलिए मैंने आपको बेसिक बताए, इसलिए आपको बेसिक बताए क्योंकि उसके पास में NH2 यानी अमीन ग्रुप ज्यादा थे, और जहां अमीन ग्रुप ज्यादा है वहां पर प्रोटीन पे कौन सा चार्ज आएगा बच्चे? पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो आपकी एनसीईआरटी ने यहां पर क्या बोला? देखो ध्यान से, कि पॉजिटिव चार्ज्ड प्रोटीन है, लेकिन साथ में क्या बोला है? बेसिक भी तो है। पॉजिटिव चार्ज प्रोटीन है, लेकिन संग में क्या बोला? कि भैया बेसिक भी हैं। तो अब मेरी बात समझ में आई? तो अब मैं आपसे ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि ये मोर लाइसिन, मोर आर्जिनिन, ये दोनों ही क्या है? पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन है, और साथ में आप इसे कहेंगे कि ये बेसिक भी हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस पे प्लस चार्ज है और डीएनए पे निगेटिव चार्ज है। अब ये एक दूसरे से दोनों एक दूसरे के साथ क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। आपको मेरी बात समझ में आ गई? आई होप आ गई है या नहीं आई है? भैया जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, आ गई या नहीं आई? अब ध्यान से देखिए, अब ध्यान से देखिए, तो इसका मतलब अब मैं आपसे ये कहने की कोशिश करूंगा कि जरा इस स्ट्रक्चर को, क्योंकि बहुत ही सुंदर बना है, कोई बात नहीं, यहां रख लेते हैं। अब यहां जब रखोगे तो पहले मुझे एक बात बताइए, अब मुझे इसको डीएनए को इसके ऊपर रैप कराना है, जैसे कि कोई ऊन का गुल्ला है और उसके ऊपर मैं तार को लपेटता हूं। कितने चक्कर? 1.75 चक्कर। देखो ध्यान से, 2 चक्कर पूरे नहीं लपेटेंगे, 1.7, ऐसे सीधी सीधी भाषा में कहूं तो 1.25 चक्कर। अरे 1.5 क्या हुआ? 1.5, 1.75 क्या हुआ? 1.25, समझ गए ना? तो 1.5 से थोड़ा ज्यादा, 1.75 चक्कर इस पे डीएनए घूमेगा। अब ध्यान से देखिए, अब मैं इसको डीएनए को रेड कलर से दिखाऊं, ज्यादा अच्छा दिखेगा आपको। तो ये देखिए, ये डीएनए ऐसे गया और पीछे को आएगा घूम के। देखो मुझे डबल स्टैंडर्ड बनाना है, ये गया ऐसे, ये इधर से घूम के आया, ये ऐसे आया, और ये देखो ये उधर पीछे से घूम के आ रहा है, और घूम के आने के बाद में यहां से ये निकल गया। ये देखिए, ये 1.25 चक्कर हो गए। मतलब दिखने में आपको थोड़ा सा अजीब लगे, लेकिन 1.25 चक्कर ये डीएनए इसके ऊपर चढ़ता है, समझ लो। अब मैं आपसे ये पूछूंगा कि अब क्या होने वाला है? अब क्या होने वाला है? कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला। अभी अगली प्रोटीन यहां पे फिर से आ गई हिस्टोन, अगली प्रोटीन फिर से आ गई हिस्टोन। अभी बचा हुआ जो डीएनए है, अब ये फिर इसके ऊपर चढ़ेगा। ये देखिए, ये देखिए, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, अब ये फिर इसके ऊपर चढ़ेगा, यहां से निकल के आएगा, फिर ये चक्कर मारेगा कुछ इस तरीके से, ये देखिए, और फिर यहां से निकल जाएगा। अब आपको मेरी बात समझ में आ गई है मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको? अरे आ रहा है समझे? आ रहा है समझे? अब मेरी बात सुनिए ध्यान से, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि ये पर्टिकुलर चीज क्या हुई? तो हम लोग इसे कहेंगे एक न्यूक्लियोसोम। इस पर्टिकुलर चीज को हम लोग यहां से लेके यहां तक हम लोग इसे बोलते हैं न्यूक्लियोसोम। ये न्यूक्लियोसोम है, समझ गए? फिर मैं आपसे ये पूछूंगा
फिर मैं आपसे ये पूछूंगा ये न्यूक्लियोसोम है अगर, ये न्यूक्लियोसोम है अगर, तो फिर यहां से लेके यहां तक का डीएनए जो बीच में है, देखो जिसने दो न्यूक्लियोसोम को जोड़ा है, जिसने दो न्यूक्लियोसोम को जोड़ा है, उस पर्टिकुलर डीएनए को तुम लोग क्या कहोगे? कुछ मुझे लगता है कुछ बच्चों ने बोल भी दिया, दैट इज सिंपली योर लिंकर डीएनए। इसे हम लोग लिंकर डीएनए कहते हैं। लिंकर डीएनए क्यों कहा? क्योंकि ये दो न्यूक्लियोसोम को एक साथ में क्या कर रहा है बच्चे? लिंक कर रहा है। तो अब बताओ मुझे यहां से लेके यहां तक की कहानी क्या है? तो वंस अगेन मैं वही लिखने वाला हूं, देखो ध्यान से, दैट इज न्यूक्लियोसोम। ये भी न्यूक्लियोसोम है। और ये बीच में क्या है? बीच में है आप लोगों का, बीच में क्या है बच्चे? हाँ बोलो, बीच में क्या है? लिंकर डीएनए। अब तुम्हारी एनसीईआरटी ये बोलती है, तुम्हारी एनसीईआरटी ये बोलती है कि एक पूरे न्यूक्लियोसोम के अंदर टोटल जो बेस पेयर हैं वो 200 हैं। इसका मतलब न्यूक्लियोसोम यहां तक नहीं है, न्यूक्लियोसोम के साथ में ऐड है आपके पास में क्या? लिंकर डीएनए। तो इसका मतलब अगर मैं तुमसे ये कहूं कि क्या मैं इसको, कहां गया व्हाइट पेन, कहां गया व्हाइट पेन, ये रहा। तो अगर मैं इसको आपसे पूछूं लिंकर डीएनए कहां तक है, तो सॉरी न्यूक्लियोसोम कहां तक है, तो देखो यहां तक एक न्यूक्लियोसोम है, समझ गए? फिर ये वाला न्यूक्लियोसोम कहां तक जाएगा? अरे यार, ये वाला न्यूक्लियोसोम कहां तक जाएगा? यहां तक। ये देखिए, ये अगले लिंकर डीएनए तक, ये आपका एक न्यूक्लियोसोम है। तो न्यूक्लियोसोम के अंदर टोटल कितनी चीजें आ गई? 200 बेस पेयर मुझे रखने हैं। लेकिन 200 बेस पेयर में आप ध्यान से देखने की कोशिश करिए कि मैं लिंकर डीएनए में कितने रख रहा हूं और एक छल्ले के अंदर जो मैंने बनाया उसके अंदर मैं टोटल जो बेस पेयर है वो कितने रख रहा हूं। समझ रहे हैं ना मेरी बात? तो ध्यान से देखिए, लिंकर डीएनए के अंदर लगभग ये पेन नहीं चल रहा, यहां पता नहीं यहां क्या मुसीबत है, कोई बात नहीं, 53 बेस पेयर, 53 बेस पेयर, समझ गए? अब इधर कितने बचे? इधर कितने बचे? न्यूक्लियोसोम के अंदर इधर की साइड में जो इस पे पूरे में चक्कर में घूमा है, इधर रह जाएंगे लगभग 147 बेस पेयर, 147 बेस पेयर। समझ लो मेरी बात को मैं क्या कह रहा हूं। तो अगर मैं आपसे ये कहूं कि मोर प्रोबेबल स्ट्रक्चर जो आपकी एनसीईआरटी बताएगी वो लगभग आपको ये बोलेगी, क्या? वो ये बोलेगी कि इसके अंदर 140 बेस पेयर होंगे, 140, और इसके अंदर 7 ऐड करके इसको आपकी एनसीईआरटी प्रोबेबल स्ट्रक्चर बताएगी। चल ही नहीं रहा पेन, प्रोबेबल स्ट्रक्चर बताएगी 60 बेस पेयर, 60 बेस पेयर। अब देखो 60 ये आ गया और 140 ये आ गया, टोटल मार के देखिए कितना बना? 200। तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जनरली अगर मोटे तौर पे देखो तो 147 और इधर कितने आ जाएंगे? मात्र 53। लेकिन एनसीईआरटी के हिसाब से डेटा भी आप ये नोट कर सकते हो कि इसमें लगभग 140 मान के चलते हैं और इसमें 60 मान के चलते हैं। ये हो गए आपके स्ट्रक्चर। बहुत ध्यान से देख लीजिए, बहुत ध्यान से देख लीजिए। क्लियर हो गया? चलिए, तो अब एक छोटी छोटी चीजें और नोट करिए, और वो ये है कि 1.75 राउंड आर रैप्ड अराउंड हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन, ये देखिए हिस्टोन प्रोटीन के चारों तरफ लगभग 1.75 राउंड चक्कर चढ़ जाएगा। क्या? 1.75 चक्कर इतने हम चढ़ जाएंगे। अब आपसे मैं ये पूछूंगा कि एक छोटी सी चीज यहां पर बताई गई है, पहले मैं आपको पीछे ले आऊं ताकि एनसीईआरटी पे हम बात करें। देखिए, a protein acquire charges depending upon the abundance of amino acids residues। इसका मतलब अगर मैं तुमसे कहूं कि कोई प्रोटीन है और उस पर निगेटिव चार्ज है, तो मुझे बताओ वो निगेटिव चार्ज क्यों आया, तो आप क्या आंसर करेंगे? तो बहुत सीधी सी बात है कि सर आप ये बताइए कि उसके ऊपर जो चार्जेस आए हैं अमीनो एसिड वाले और उसमें जो चेन है उन पर चार्जेस कैसे हैं। तो अगर फंक्शनल ग्रुप COOH ज्यादा है तो निगेटिव चार्ज आने वाला है, फंक्शनल ग्रुप अगर NH2 ज्यादा है तो फिर पॉजिटिव चार्ज आने वाला है। और वो चार्जेस जो मैं आपको बता रहा हूं वो फंक्शनल ग्रुप की वजह से आ रहा है और फंक्शनल ग्रुप अमीनो एसिड पे होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि चार्ज विद द साइड चेन और हिस्टोन आर रिच आर बेसिक अमीनो एसिड रेसिड्यू। और ध्यान से देखिए कौन कौन सा, लाइसिन और आर्जिनाइन। यहां से आप लोग अपने लिए एक क्वेश्चन रेडी कर लीजिए कि हिस्टोन प्रोटीन के अंदर जो ऑक्टामर है उसमें ऑक्टामर में कितनी सब यूनिट है, तो आप कहेंगे टोटल सर 8 प्रोटीन है। उन 8 प्रोटीन में भी सबसे ज्यादा जो अमाउंट है, मैं ये नहीं कह रहा कि इसमें हिस्टीन सॉरी लाइसिन और आर्जिनिन ही भरा हुआ है सारा, मैंने ये नहीं कहा आपसे, अमीनो एसिड और भी हैं, लेकिन मैक्सिमम नंबर और अबंडेंस में कौन कौन से हैं? लाइसिन और आर्जिनाइन। आगे देखिए, बोथ अमीनो एसिड रेसिड्यू कैरी पॉजिटिव चार्जेस। जल्दी बोलिए क्यों पॉजिटिव चार्जेस रखते हैं? क्योंकि कहानी ज्विटर आयन से आती है। तो अगर इस तरीके से मैंने NH2 चार्ज दिखाया तो मैंने आपको क्या बोला था अमीनो एसिड पढ़ाते टाइम के? H पॉजिटिव चार्ज को अगर इसने पकड़ लिया तो फिर ये जनरली यहां पर किस शो में, किस चीज में दिखाई पड़ेगा? ये इस चीज में दिखाई पड़ेगा, NH3 पॉजिटिव। ज्विटर आयन वाली बात याद रखिए।
फिर आप यहां ये पॉजिटिव चार्जेस फॉर देयर साइड चेन हिस्टोन आर ऑर्गेनाइज्ड टू फॉर्म अ यूनिट ऑफ 8 मॉलिक्यूल। अगर 8 मॉलिक्यूल आ गए तो फिर उसे हम हिस्टोन ऑक्टामर कहेंगे। आपको ये बात यहां तक समझ में आ गई है? ऑक्टामर, कोई दिक्कत नहीं है यहां पर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आगे आइए, अ नेगेटिव चार्ज डीएनए। अब मैं आपको ये चीज आराम से आपको बता चुका हूं कि डीएनए आप लोगों का नेगेटिव चार्ज क्यों है, आपको समझ में आ गई है। रैप्ड अराउंड द पॉजिटिव चार्ज्ड हिस्टोन ऑक्टामर टू फॉर्म अ स्ट्रक्चर जिसे तुम लोग न्यूक्लियोसोम कहोगे। और टिपिकली न्यूक्लियोसोम कंटेन, अगर टिपिकली न्यूक्लियोसोम को मैं बोलूं कितने रखता है बेस पेयर, तो देखो ये लिखे हुए हैं 200 बेस पेयर, ठीक है ना। किसके? डीएनए हेलिक्स के। आपसे दोनों के बारे में शायद ही पूछा जाए, मतलब जरूरी नहीं है कि वो आपसे लिंकर डीएनए पूछेगा या फिर वो आपसे पूछेगा कि हिस्टोन के ऊपर कितना लिपटा, जरूरी नहीं है। लेकिन थोड़ा सा एक स्टेप अहेड करके आपको बता दिया है, तो बस जान लो उसको कि प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन में ऐसे तरह की चीजें मिल जाएंगी। लेकिन मोटे तौर पे तुम्हें क्या याद रखना है? ये याद रखना है क्या कि कितने बेस पेयर हैं टोटल न्यूक्लियोसोम में? 200 बेस पेयर हैं, वो सीढ़ी के डंडे। आगे बढ़िए आगे बढ़िए। न्यूक्लियोसोम कंस्टिट्यूट द रिपीटिंग यूनिट। अब रिपीटिंग यूनिट से मेरा क्या मतलब था? इसने कहा रिपीटिंग यूनिट, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने ये देखा कि ये एक न्यूक्लियोसोम, दूसरा न्यूक्लियोसोम, तीसरा न्यूक्लियोसोम, चौथा न्यूक्लियोसोम, पांचवा न्यूक्लियोसोम, छठा न्यूक्लियोसोम एंड सो ऑन। देयर आर लॉट ऑफ न्यूक्लियोसोम, देयर आर लॉट ऑफ न्यूक्लियोसोम। फिर अब इस न्यूक्लियोसोम के ऊपर कितना डीएनए चार्ज, ये देखिए ये डीएनए चढ़ रहा है। मैं चक्कर नहीं चढ़ा रहा हूं, बस आप समझ लीजिए कि दिस इज सिंपली योर डीएनए, ये इसके ऊपर रैप करता चला जा रहा है। तो अब आपसे सवाल पूछा जाएगा कि बच्चों मुझे एक बात बता दो, न्यूक्लियोसोम किसे कहते हैं? तो आपने कहा ऑक्टामर प्रोटीन है, उसके ऊपर 1.75 चक्कर कौन चढ़ा डीएनए? उस एक छल्ले को या उस एक गोल स्फीयर जैसे स्ट्रक्चर को मैंने क्या बोला है बच्चे? न्यूक्लियोसोम। लेकिन जब इस न्यूक्लियोसोम की लंबी सी एक माला तुम लोग बना दोगे, तो अब इसमें टोटल मार के देखोगे तो दो चीजें हैं, एक तो डीएनए है और इसमें जो दूसरी चीज है उसे तुम लोग क्या बोलोगे? हिस्टोन। अब मुझे बताओ, जब ये दोनों चीजें एक साथ मिलती हैं, जब ये दोनों चीजें एक साथ मिलती हैं, तो ये देखिए मैंने क्या लिखाया था कि क्रोमैटिन का मतलब हुआ डीएनए और प्रोटीन, और उसी चीज को हम लोग हिस्टोन प्रोटीन को मिलाएंगे तो वो पर्टिकुलर चीज क्रोमैटिन कहलाएगी। अब आपको समझ में आया मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं? ध्यान से आया? देखो, न्यूक्लियोसोम कंस्टिट्यूट करेगा रिपीटिंग यूनिट किसकी? ऑफ अ स्ट्रक्चर, मतलब रिपीटिंग यूनिट किसकी? न्यूक्लियोसोम की। और इन द न्यूक्लियस, जिन्हें हम लोग क्रोमैटिन कहेंगे, जिसे हम क्रोमैटिन कहेंगे। आगे, थ्रेड लाइक स्टेन्ड कलर्ड बॉडी सीन इन द न्यूक्लियस। अगर तुम्हें न्यूक्लियस के अंदर कोई चीज देखनी है तो बेटे उसको हमें क्या करना पड़ता है? स्टेन करना पड़ता है। अलग अलग तरह की डाइज आती हैं, उनसे हम लोग क्या करते हैं? उसको स्टेन करते हैं, जिसकी वजह से वो अंडर द माइक्रोस्कोप, ये टैम या सैम ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे हमें वो दिखाई पड़ती है। तो हमें उसको स्टेन करना पड़ता है। या आप लोग स्टेनिंग प्रोसेस आप लोगों ने बैक्टीरिया में भी पढ़ी होगी, ग्राम नेगेटिव ग्राम पॉजिटिव, इस तरह से वो डाइज को पकड़ लेता है। ऐसे ही अलग अलग तरह की डाई अलग अलग तरह के ऑर्गेनल या अलग अलग तरह के मॉलिक्यूल को स्टेन कराने के लिए बनाई जाती हैं। आगे देखिए, द न्यूक्लियोसोम इन क्रोमैटिन आर सीन एज बीड्स ऑन स्ट्रिंग, मतलब मोतियों की माला जैसी दिखाई पड़ेगी। स्ट्रक्चर व्हेन व्यूड अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ईएम, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, मतलब टीईएम भी बोलते हैं, नॉर्मल ईएम भी बोल देते हैं। माइंड माय वर्ड्स। बढ़िया, समझ आ गई बात आपको? तो अब मुझे बताइए, आपके एनसीईआरटी ने ये डायग्राम दिया हुआ है और उसको क्या बोला है? बीट्स ऑन, जल्दी बोलो, बीट्स ऑन स्ट्रिंग। आज कोई फालतू बात नहीं करेगा कमेंट पे, हाँ हाय हेलो करते रहो बस। इससे ज्यादा अगर कोई कमेंट पे किसी ने कर दिया, डिस्प्ले में घुस के थपड़िया दूंगा तुम सब लोगों को। हाँ बिल्कुल नहीं, ड्रामा बिल्कुल नहीं चलेगा। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी चल रही है, हाँ बस मॉलिक्यूलर बायोलॉजी चल रही है, खतरनाक चैप्टर है, थोड़ी देर इसको ध्यान लगा के पढ़ लो, ये आप लोगों के लिए बहुत काम आने वाला है, बहुत काम आने वाला है। चलिए अब चलिए आगे चलते हैं, आगे चलें। चलो, अब तुम्हें एक छोटी सी चीज यहां पर समझनी है, बस उसको समझ लोगे तो मेरे हिसाब से काफी होगा आप लोगों के लिए। ध्यान से देखना कि अब होना यह है कि अब आप लोगों को मैं एक अलग तरह की प्रोटीन और बता रहा हूं, और वो प्रोटीन यहां लगी होगी, ध्यान से देख लीजिए, ए यहां इस जगह पर। और इस प्रोटीन को हम लोग जनरली क्या बोलेंगे बच्चे? कोई बताएगा मुझे? ये हो गई H2, H2A, H2B, H3, H4। तो फिर ये एक लंबी सी प्रोटीन जो मैंने यहां पर लगा दी, इसे हम लोग बोलेंगे H1। और बहुत ध्यान से देखिए, मैं इसके आगे लिख रहा हूं H1, इसके आगे भी मैं लिख रहा हूं क्या बच्चे? H1। अब मेरा सवाल सुनिए क्या है, तुम्हें यहां तक लाने के पीछे मकसद। अगर तुमसे कोई सिर्फ इतना पूछ ले, इसका साइज कितना है, सिर्फ उस गोल गोल मतलब हिस्टोन ऑक्टामर का साइज कितना है, तो आपको बताना पड़ेगा सर 10 नैनोमीटर। ध्यान से देख लो, 10
नैनोमीटर। फिर इसका साइज पूछेगा हिस्टोन का, इसके H1 का, तो फिर आपको वो बताना पड़ेगा सर 1 नैनोमीटर। अब टोटल साइज बताओ मुझे कितना बना पूरे एक हिस्टोन ऑक्टामर का विद किसके साथ किसके साथ किसके साथ H1 के साथ। तो टोटल जो बनेगा वो 11 नैनोमीटर बनेगा, 11 नैनोमीटर बनेगा। क्लियर हो गई ये बात, समझ आई आपको? अब देखो मैं इसको आपको यहां से समझा रहा हूं, यहां से देखिए इसके अंदर टोटल लट्टू कितने होने चाहिए? अरे जल्दी बोलो, टोटल लट्टू कितने होने चाहिए? सर 4 होने चाहिए। 4 ये आ गए और 4 इसके ठीक पीछे होंगे। टोटल मार के कितने आ गए? 8। इसे क्या कह रहे हो? H2A। इसे क्या कह रहे हो? H2B। इसे क्या कह रहे हो? H3। और इसे क्या कह रहे हो? H4। और इसे क्या कह रहे हो आप? H1। देखो ये लिखा हुआ है। क्लियर हो गया? अब बताओ इसका साइज कितना है? तो आपने कहा सर 1 नैनोमीटर। इसका साइज कितना है? कोर जो है उसकी पूरी, उसे आपने कहा सर 10 नैनोमीटर। अब बताओ टोटल साइज कितना निकल के आ गया? 11। अरे यहां तो चलेगा ही नहीं, पैन लग रहा, पता नहीं क्या मुसीबत है। 11 नैनोमीटर। ये देख लीजिए आप लोग, कुछ इस तरह की चीज आपको समझ में आनी चाहिए। क्लियर हो गया? आगे बढ़ूं? बस चलें आगे? अरे चलें? यस। अब ध्यान से देखिए, पहले मैं आपको यहां पर एक चीज, छोटी सी चीज और पूछ लेता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। जरा मुझे बताना थ्योरेटिकली, मतलब आपकी एनसीईआरटी पूछ रही है, भैया मैं नहीं पूछ रहा हूं, ब्लेम मुझे मत करो। देखो आपकी एनसीईआरटी पूछ रही है थ्योरेटिकली। अब जरा ये सोच के बताओ, हाउ मेनी सच बीट्स, ये जो न्यूक्लियोसोम की बीट्स दिख रही है तुम लोगों को, पूरी माला, ये जो जिसको मैं न्यूक्लियोसोम कह रहा हूं, ये टोटल मार के डू यू इमेजिन आर प्रेजेंट इन द मैमेलियन सेल। मतलब एक मैमेलियन मैमल की अगर सेल ले ली जाए जिसमें 2.2 मीटर डीएनए है, तो उस सेल के अंदर टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियोसोम कितने होंगे, ये सवाल है। तो कितने बताओगे? टोटल कितने होते हैं? कोई आइडिया है किसी को? है किसी को? नहीं है? ये यहां पे नोट कर लो, ये टोटल होते हैं 30 मिलियन। 30 मिलियन हो गया। 30 मिलियन का मतलब कितना हुआ? 10 मिलियन का मतलब कितना हुआ? 1 करोड़। 30 मिलियन का मतलब कितना हुआ? 3 करोड़। तो इसको नोट कर लो आप लोग, 30 मिलियन। ये पूछा जा सकता है, बिल्कुल पूछा जा सकता है आप लोगों से ये। और अगर पूछा गया तो फिर आपका फर्ज बनता है कि आप इसे बताएं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ें? अरे बढ़ जाएं आगे, चलो। अब ध्यान से समझिए, मैं आपको एक छोटी सी चीज यहां से, और मैं यहां पर फिर से आप लोगों को लेके आ रहा हूं। देख लो, बड़ा नोबेल लेक्चर है ये, बड़ा नोबेल लेक्चर है। और ध्यान से देखो, कंफ्यूज मत होना इसमें, बहुत कमाल की चीजें। अरे हटो यार, बहुत कमाल की चीजें हैं इसके अंदर। ध्यान से देखिए, मैं आपसे ये कहूं बच्चों, इस स्ट्रक्चर को पहचानिए, तो आप क्या कहेंगे मुझसे? इस स्ट्रक्चर को पहचानिए, जल्दी बोलो। पहचान गए या नहीं पहचाने? ये स्ट्रक्चर क्या है जी? हाँ, अब देखो मैं ऐसे करके ये कर देता हूं, क्योंकि अभी इसको आप लोग समझ जाओगे कि हाँ ये डबल हेलिक्स, बोलो बोलो बोलो, डबल हेलिक्स डीएनए प्रेजेंट इन योर सेल है, यानी ये डबल हेलिक्स डीएनए है। समझ गए? अब मुझे एक बात बताओ, यहां पे तुम लोगों ने ये डीएनए बनाया था, ये डीएनए याद आया? अगर आपसे कोई ये पूछ ले कि इस डीएनए के अंदर जरा ये चीज बताना कि यहां से लेके यहां तक का टोटल इसका डायामीटर कितना होगा? भाई टोटल डायामीटर भी तो पूछा जा सकता है। यहां से लेकर के यहां तक का टोटल डायामीटर कितना होता है? तो जानते हो कितना होता है? 2 नैनोमीटर। और 2 नैनोमीटर का मतलब ये हुआ कि 20 एंगस्ट्रॉम की बात चल रही है। देख लो, नया टर्म इंट्रोड्यूस नहीं हुआ, नया कुछ नहीं है इसमें, सब पुराना ही है। आपसे अगर वो रेडियस पूछ लेगा तो रेडियस भी बता सकते हो, आधा कर दो उसको, है ना? तो यहां पर ये कितना आ गया? 20 एंगस्ट्रॉम बोलोगे। तो अब मुझे एक बात बताओ जल्दी से, मैंने जो ये चीज यहां पर बनाई है, मैं इसका टोटल साइज कितना लिखूं? बोलो जल्दी। इसका टोटल साइज, यानी कि यहां से लेकर के यहां तक का टोटल साइज कितना लिखूं? कितना लिखूं? तो क्या कहोगे आप लोग? 2 नैनोमीटर कहोगे या नहीं कहोगे? बस इतना बता दो मुझे। अरे कहोगे या नहीं कहोगे? आंसर आ गया? हाँ सर कहेंगे, बिल्कुल कहेंगे। अब जल्दी से आओ, फटाफट आओ, बहुत देर नहीं है, समय नहीं है हमारे पास। ये क्या है? पहचानो उसको जल्दी। ये क्या है? पहचान गए? नहीं पहचाने? नहीं पहचाने तो फिर कुटाई होगी तुम लोगों की। दिस इज सर न्यूक्लियोसोम से, मतलब जिसका हम न्यूक्लियोसोम बनाने वाले हैं, ये वो क्या है? हिस्टोन प्रोटीन। ये हिस्टोन प्रोटीन है। चलिए अब मुझे जल्दी से बताइए, इसके ऊपर किसको रैप कर रहे थे अभी तक तुम लोग? किसको रैप कर रहे थे?
ऐसे करके, और फिर यहां से ये निकाल दिया। ये देखिए, अब बेटा ये चीज तो बनानी पड़ेगी अब तुम्हें। ये देखिए ऐसे आ गया, ऐसे ऐसे, फिर ये ऐसे घूम गया, फिर ये निकल के आ गया, ऐसे ऐसे, फिर उसके बाद में ऐसे ऐसे, फिर ये यहां से निकल के आ गया, बढ़िया। फिर ये ऐसे आया इसके ऊपर, फिर यहां से चढ़ के ये फिर दोबारा चढ़ेगा ऐसे, और ऐसे करके निकल जाएगा। कुछ याद आ गया इसके बारे में? याद आया? तो इसको हम लोगों ने बोला न्यूक्लियोसोम। फिर हर न्यूक्लियोसोम के पास तुम लोगों ने यहां पर इस तरीके से क्या लगा दिया था? याद आ गया? ये आ गया ना? नहीं आया? कुटाई खाने के काम मत करो तुम लोग। दिस इज सिंपली योर न्यूक्लियोसोम विद हिस्टोन 1। अब मैं आपसे ये पूछूंगा कि जल्दी से मुझे इसका साइज बताइए। लो जी, रेड कलर में पूछ रहा हूं, यहां से लेकर के यहां तक का टोटल साइज बताइए एक न्यूक्लियोसोम का। तो 2 नैनोमीटर से अब तुम लोग आ गए कहां पर? 11 नैनोमीटर पे आ गए। कुछ समझ आई बात या नहीं आई? कुछ समझ आई बात या नहीं आई? अगर नहीं आई तो थप्पड़ मारो अपने, और थोड़ा चाय वाय पी के आओ, काढ़ा पी के आओ, चाय नहीं, काढ़ा, नीम के पत्तों का काढ़ा, वो पी के आओ तुम लोग, तब तुमको समझ आएगा। अब एक काम करो, ये मोतियों की माला तैयार हो गई, मेरे हाथ में इमेजिन कर पा रहे हो? इमेजिनेशन पावर तो तुम लोगों की कमजोर हो सकती है, ऐसा मैं मान ही नहीं सकता। इमेजिनेशन तो पावर जबरदस्त है तुम लोगों के अंदर। इमेजिन करो तो एक तार है। अब मैंने क्या किया, ध्यान से सुनना, ये वाली तार है, ये वाली मतलब बीट्स ऑन स्ट्रिंग, लंबी तार है, गांठियां पड़ी हुई है, गांठ पड़ी हुई है अंदर। वो गांठ क्या है? वो गांठ है ये। अब मैंने आपसे ये कहा कि अब आप इस गांठ वाले इस तार को अपनी उंगली पर लपेटना शुरू करो, लेकिन शर्त ये है कि उंगली पे जब लिपटे तो न्यूक्लियोसोम 6 आने चाहिए सर्कल में। क्या बोला मैंने? ध्यान से समझ आई? न्यूक्लियोसोम सर्किल में 6 आने चाहिए। इसका मतलब मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं, एक न्यूक्लियोसोम, कलर हम वही रखते हैं जो रखा है हम लोगों ने, देखो, एक न्यूक्लियोसोम, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और ये छठा। टोटल न्यूक्लियोसोम कितने हैं? अब ये न्यूक्लियोसोम है, मेरी बात समझ पा रहे हो तुम लोग? आ रहा है याद? दिस इज न्यूक्लियोसोम। और अब मैं आपसे ये कह रहा हूं कि यही न्यूक्लियोसोम अब आप ऐसे करके लगाना। अब इस न्यूक्लियोसोम के ऊपर बताओ क्या है, क्या चढ़ा हुआ है इसके ऊपर? आपने क्या बोला? डीएनए। तो देखो डीएनए कितने चक्कर है बच्चों? 2.25। इसके ऊपर देखो 2.25, फिर इसके ऊपर भी कितना है? 2.25 चक्कर। इसके ऊपर भी कितना? 2.25। इसके ऊपर भी कितना? 2.25। इसके ऊपर भी कितना? 2.25। फिर यहां से बगल में अब दूसरा न्यूक्लियोसोम शुरू हो जाएगा, मतलब 6 का छत्ता फिर से शुरू होगा। और फिर से शुरू कैसे होगा? देखो 1 2 3 उसके ठीक पीछे हैं, 1 2 3 उसके पीछे, ऐसे करके ये देखो, ये पूरे का पूरा एक छत्ता बनता चला जा रहा है। ये देख पा रहे हो आप लोग? ये एक छत्ता बनता चला जा रहा है। 3 मैंने लगा दिए, आपको समझ में आ रही है बात? फिर आप ये कहोगे सर डीएनए कहां लगाना है? ये देखो ये डीएनए है। मैं उतना ऑर्गेनाइज नहीं बना पा रहा हूं इसको, लेकिन आप समझ सकते हैं कि हाँ ये डीएनए चढ़ा हुआ है। आपको शायद बात समझ में आ गई है मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूं? ये देखिए ये डीएनए चढ़ा हुआ है, इसके ऊपर। और ये डीएनए देखो ये आ गया, ये ऐसे करके। कुछ क्लियर हुआ? अरे हुआ या नहीं हुआ? इस पर्टिकुलर चीज को हम लोग कहते हैं सोलेनोइड फाइबर। ध्यान से देखिए, इसे हम लोग क्या बोलेंगे बच्चे? सोलेनोइड फाइबर। ये सोलेनोइड फाइबर है। अब मुझसे कोई ये पूछेगा कि सर इसका साइज तो 11 nm था। कितना था बच्चे? 11 nm। और अब ये 11 nm का साइज अब टोटल यहां आकर के कितना बना? तो ध्यान से देखिए, अब ये बनेगा 38 nm। बहुत ध्यान से देख लीजिए, टोटल साइज कितना आ गया? 38 nm। सॉरी 30 nm, 8 नहीं। तो 11 11 22, समझ गए? बचा 8 का डिस्टेंस बीच में ही आ गया, समझ गया ना? तो देखो 11 11 ऐसे करके 22 हो गया, और बीच में आप लोग देखो 8 के आसपास का डिस्टेंस बीच में आ जाएगा। इस पूरी चीज को मैं सोलेनोइड फाइबर कहूंगा। मेरी बात समझ आ गई? अब ध्यान से सुनना, अगर मैं इसी फाइबर को आगे की तरफ ले जाऊं ऐसे करके और एक मोटा सा तार की तरह स्ट्रक्चर बनाऊं, तो इसके अंदर ढेर सारे क्या भरे हुए हैं? सोलेनोइड फाइबर। ये वाले देखो, ये ऐसे करके ये ढेर सारा ये फाइबर भरा हुआ है। ध्यान से देखो, ध्यान से ये देखो, ये ध्यान से देखो, ये सब क्या है? बोलो जल्दी। ये दिखाई पड़ रहा है आप लोगों को? ये सोलेनोइड फाइबर है। मतलब मैंने पतला कर दिया। फिर आप ये कहोगे कि सर आप करने क्या वाले हो? बस ये बता दीजिए। बता रहा हूं, टेंशन ना ले तू। यस, ये देखिए, अब होगा ये कि ये फाइबर अब ऐसे ऐसे करके घूमने लग जाएगा। यही वाला फाइबर, ये देखिए, ये फाइबर अब ऐसे करके घूमने लग गया। ये देखिए, ये ऐसे करके घूमने लग गया। ये देखिए, ये फाइबर आ गया। अब आपसे कोई ये पूछेगा इस फाइबर के अंदर क्या है? बताओ जल्दी,
क्या बताओगे इस फाइबर के अंदर, क्या बताओगे? तो आप कहोगे सर इस फाइबर के अंदर यही सोलेनोइड फाइबर है जिसका साइज कितना था 30 nm। लेकिन जब ये 30 nm का फाइबर, ध्यान से सुनो, जब ये 30 nm का फाइबर जब बहुत ज्यादा कॉइल होता चला गया, बहुत ज्यादा कॉइल होता चला गया, तो अब यहां से लेके यहां तक का टोटल साइज कितना बना, और इस स्ट्रक्चर को हम कहेंगे क्या? समझ गए ना? इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहेंगे, और ये कितना बनाएगा, ये कितना बनाएगा? तो ये बनाएगा अब 300 नैनोमीटर, ये 300 नैनोमीटर बनाएगा टोटल पार्ट। आया बात समझ में? और फिर मैं आपसे ये कहूंगा कि अब यहां पर कुछ प्रोटीन लगी हुई है, ध्यान से देखना, यहां पर कुछ प्रोटीन लगी हुई है जो इसको स्टेबल रखने की कोशिश करेंगी। ये देखिए, ये इसको स्टेबल रखने की कोशिश करेंगे। अगर आप ध्यान से मेरी बात समझो तो इन्हें हम लोग कहेंगे नॉन हिस्टोन प्रोटीन। नॉन हिस्टोन, नॉन ये लिख ही नहीं रहा है यहां पे, ये देखो, इसे हम लोग कहेंगे नॉन हिस्टोन प्रोटीन। यस, सो दिस इज सिंपली योर नॉन हिस्टोन प्रोटीन। अब मुझे बताओ हिस्टोन प्रोटीन कहां पे रखी थी अभी तुम लोगों ने, जब न्यूक्लियोसोम को बनाया था, ये वाला, ये न्यूक्लियोसोम के अंदर जो है हिस्टोन प्रोटीन है, लेकिन ये जो प्रोटीन है इसे हम नॉन हिस्टोन प्रोटीन कहेंगे। तो ये बात मैं आपको यहां तक क्यों लेके आया, मैं आपको यहां पर इसलिए लेके आया। देखो ये क्या कह रहा है, द बीड्स ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर इन क्रोमैटिन इज पैकेज टू फॉर्म क्रोमैटिन फाइबर दैट आर फर्दर कॉइल्ड। अगर तुम्हें ये बात समझ में नहीं आ रही है तो फिर बहुत ही शर्म की बात है जी, आनी चाहिए। इसने कहा फर्दर फोल्डिंग, तो मैंने फर्दर फोल्डिंग ही तो करके दिखाई। तो फर्दर फोल्डिंग एंड कंडेंस मेटाफेज स्टेज ऑफ सेल डिवीजन। इसका मतलब वो जो क्रोमैटिन है अगर वो दोबारा अगर लिपटने लग गया तो आप समझ गए कि सर आप हमें क्रोमोसोम की तरफ लेके जा रहे हो। और क्रोमोसोम कहां बनते हैं, सेल साइकिल में मेटाफेज में बनते हैं। इसका मतलब सेल साइकिल के दौरान मेटाफेज में क्या होता है, तो वो मैंने आपको ये दिखाया कि ये होता है। अब बात को ध्यान से समझना, यही 300 nm की प्रोटीन, सुनते रहना मेरी बात को, 2 मिनट रुके रहो, यही 300 नैनोमीटर की प्रोटीन अगर ये दोबारा लिपटनी शुरू हो जाए, देखो कैसे, ये देखो ऐसे करके, ऐसे, तो अब मुझे बताओ इसका साइज क्या है, कैसे लेंगे? बड़ा आसान है इसको समझना। ये साइज पूछ रहा हूं, बस मैं इतना साइज बता दो कितना है, तो आप कहोगे सर ये तो वही है 300 nm वाला, यानी मैंने इसी प्रोटीन को यहां रख लिया। लेकिन अब मैं इस प्रोटीन को भी उलझा रहा हूं, बहुत ध्यान से देखिए। और जब ये प्रोटीन भी आपस में कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर लेने लग जाएगी, इस तरीके से ऐसे, फिर यहां पर ऐसे करके, ये ध्यान से देखते रहना, फिर यहां पर ऐसे करके, ये देखो, ये ऐसे करके, ऐसे करके, अब आपको समझ में आएगी बात, ऐसे करके, है ना। और अब मैं इसको थोड़ा सा, अगर आपकी इजाजत हो तो थोड़ा छोटा कर लूं, ऐसे करके कर लूं, समझ जाओगे। फिर मैंने आपसे ये बोला कि इसकी एक ब्रांच और है, और वो ब्रांच है कुछ इस तरीके से, अगर मैं इसको ले लूं, हाँ यस, इसको थोड़ा ऐसे कर लूं, ठीक हो गया। और इसके बाद देखो, समझ गए तुम लोग, समझ जाओगे, बहुत आराम से समझ जाओगे। अरे आ जाना यार, क्या मुसीबत है। चलो अब इसको इधर लेके आओ, और इसको मैं थोड़ा सा देखो मैं क्या बनाने की कोशिश कर रहा हूं। अच्छा मैं इसी को ले लेता हूं, इसे ले लूं, और यहां से एक मैंने ऐसे करके उठाया, लेकिन क्या मुसीबत है यार, सच में ये बहुत गुस्सा आने लगता है फिर मुझे। सिर्फ इतनी बात देखो, इसको ले लो, और यहां इसको मैं यहां ले लेता हूं, सही है। फिर मैंने इसको बोला इसको मैं ऐसे कर देता हूं, फिर मैं यहां से एक चीज निकाल के लेके आता हूं, ठीक। और अब मैं इसको थोड़ा सा, हाँ अब हो चुका, इसको मैं यहां ऐसे रख देता हूं, ठीक हो गया। फिर मैं इन दोनों को कॉपी करता हूं, और फिर इसको मैं यहां नीचे निकालता हूं, ठीक है। देखो हो जाएगा, टेंशन ना लो। इसको दोनों को निकाल लो ऐसे करके, और निकालने के बाद मैं इसको अगर इस तरीके से घुमा दूं ऐसे, और फिर मैं इसको चलाऊं यहां, तो मैं इसको यहां रखूं, लो जी, इतनी देर लगती है इसको बनाने में कमाल हो गया। तो अब मैं आपसे ये पूछूंगा कि दरअसल बात ये थी कि ये जो छोटा सा प्रोटीन बना ना यहां पर, यहां से लेके यहां तक का, अब टोटल साइज क्या बना? देखो ये 300 nm था, लेकिन अब इसका साइज जो बना है ये 700 nm हो गया। ये कितना हो गया बच्चे? 700 nm। तो फिर ये कितना होगा? तो आपने कहा सर 700 nm ये हो गया, तो टोटल मार के देखें तो कितना आ जाएगा? लगभग 1400 mm आ जाएगा। समझ आ गई? तो क्रोमोसोम का जो साइज होगा वो 1400 nm, बिल्कुल चिपके हुए हैं। लेकिन आपको भूलना नहीं चाहिए कि यहां पर आपको क्या देखने को मिलेगा, जिसे आप लोग क्या कहेंगे बच्चे? सेंट्रोमियर। इसे सेंट्रोमियर कहते हैं, माइंड माय वर्ड्स। और इसे सेंट्रोसोम नहीं कहते, सेंट्रोमियर कहेंगे, जहां से कनेक्शन है।
और यहां पर कुछ प्रोटीन की कुछ स्ट्रक्चर आप लोगों को देखने मिलेंगी। आप लोगों ने कुछ ने से बोल ही दिया होगा कि सर इसे आप लोग काइनेटोकोर कहेंगे, जिसमें डिवीजन के टाइम पर सेंट्रोसोम से या सेंट्रियोल से जो धागे फेंके जाएंगे ये पकड़ के इनको डिवीजन कराने में हेल्प करेगा। मैंने आपको ये पूरे का पूरा एक क्रोमोसोम बना करके दे दिया कि क्रोमोसोम एक्चुअल में कैसे बनता है। आई थिंक इट इज एब्सोल्युटली फाइन। इस प्रोटीन का नाम मुझे कोई बताएगा? इसे हम लोग कहते हैं स्कैफोल्ड, SCAFOLD, स्कैफोल्ड प्रोटीन। इसे हम लोग स्कैफोल्ड प्रोटीन कहेंगे। तो देखो मैंने कहां से स्टार्ट किया, डीएनए से, डीएनए के बाद न्यूक्लियोसोम, न्यूक्लियोसोम के बाद में मैंने इसको छल्ले छह घुमाए, इसे मैंने कहा सोलेनोइड फाइबर, इसे मैं कह रहा हूं 30 nm है, और इसके बाद इसको ऐसे करके पकड़ा और फिर इसके भी छल्ले बनाने शुरू किए, टोटल साइज 300 nm आ गया, और यही 300 nm जब वापस लिपटा तो 700 nm का आया, और अब आपने देखा कि ये क्रोमोसोम बन गया। अब मुझे एक बात बताओ, ये क्या चीज है? ये क्या चीज है? ये देख रहे हो तुम लोग? ये इसे आपने कहा सर नॉन हिस्टोन प्रोटीन, तो इसका जिक्र है कहीं या नहीं? तो माइंड माय वर्ड्स, ये देखिए, द पैकेजिंग ऑफ क्रोमैटिन एट हायर लेवल रिक्वायर एडिशनल सेट ऑफ प्रोटीन दैट कलेक्टिवली रेफर्ड टू एज नॉन हिस्टोन क्रोमैटिन, सॉरी नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमा, यानी NHC प्रोटीन, नॉन हिस्टोन क्रोमैटिन प्रोटीन। और ये वो प्रोटीन है जिसको मैंने स्कैफोल्ड प्रोटीन कहा। इन अ टिपिकल न्यूक्लियस सम रीजन ऑफ क्रोमैटिन आर लूजली पैक्ड। कुछ रीजन ऐसा होगा जो लूजली पैक होगा और कुछ रीजन ऐसा होगा जो बहुत ही टाइटली पैक होगा। तो इसका मतलब अब मैं आपसे यह कहने की कोशिश कर रहा हूं, टिपिकल न्यूक्लियस के अंदर मैं एक चीज आपसे कहने की कोशिश कर रहा हूं, वो ये है कि मैंने क्या देखा कि कुछ जगहों पर बहुत टाइटली पैक्ड है। देखो टाइट कर दिया मैंने इसको, देखो अलग ही दिख रहा है। कुछ जगहों पर मैंने इसको बहुत टाइट कर दिया, ये देखिए ध्यान से, हो गया टाइट, ये देखिए हो गया टाइट, ये देखिए हो गया टाइट। कुछ जगहों पे बहुत टाइट पैक है, तो उस टाइट पैक को हम लोग क्या कहेंगे बच्चे? यूक्रोमैटिन। यूक्रोमैटिन, माइंड माई स्पेलिंग्स थोड़ी गड़बड़ हो जाती हैं और होती ही हैं, यूक्रोमैटिन। लेकिन जो लूजली पैक है उसे हम लोग क्या बोलेंगे बच्चे? हेट्रोक्रोमैटिन। उसे हम लोग क्या बोलेंगे? हेट्रोक्रोमैटिन। आई थिंक आपको इतनी बात समझ में आ गई है। यूक्रोमैटिन, हेट्रोक्रोमैटिन, मैंने आप लोगों को पूरे का पूरा एक डायग्राम दे दिया है। और ये क्या है आप समझ गए कि सर ये एक क्रोमोसोम है, ये एक क्रोमोसोम है। कहां पर है? मेटाफेज में है, ये मेटाफेज में है, यानी कि सेल साइकिल में आप लोग मेटाफेज पढ़ते हैं, ये वहां की कहानी है। आई थिंक आपको ये अब पूरी की पूरी बात समझ में आ गई है। इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग, मैं हट जाता हूं और इसके बाद आप इसको जरूर बनाइएगा, है ना। और ये देखिए ध्यान से, अब हम लोग यहां पहुंच चुके हैं, बस बात को खत्म करते हैं। रेफर टू एज, देखो क्या कह रहा है? यूक्रोमैटिन। जो लूजली पैक है वो यूक्रोमैटिन है, और लूजली पैक वो इसलिए है, जब मैं आप लोगों को अभी डीएनए का रेप्लिकेशन, डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन जब आपको मैं पढ़ाऊंगा तो आपको ये बात समझ में आएगी कि इस लूजली पैक होने का और टाइटली पैक्ड होने का एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या हो सकता है। आगे बढ़िए। द क्रोमैटिन दैट मोर डेंसली पैक्ड, उसे हम लोग कहेंगे हेट्रोक्रोमैटिन। और ध्यान से देखिए, मैं आप इसको अंडरलाइन करके दिखा रहा हूं आप लोगों को। माइंड माय वर्ड्स, माइंड माय वर्ड। देखिए, यूक्रोमैटिन इज सेड टू बी ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव। मतलब क्रोमोसोम के अंदर या क्रोमैटिन के अंदर जो लाइटली या फिर लाइटली स्टेन्ड कहो या लूजली पैक कहो, तो आप कहोगे सर ये वो एरिया है जहां से ट्रांसक्रिप्शन होगा और वहां से प्रोटीन बनेगी। लेकिन हेट्रोक्रोमैटिन कौन सा होगा? इनएक्टिव होगा। इसका मतलब जो टाइटली पैक्ड होगा वो इनएक्टिव होगा। इसका मतलब वो जनरली जीन भले ही वहां हो सकते हैं, लेकिन वो जनरली वहां से क्या नहीं बनाएगा? कोई प्रोटीन नहीं बनाएगा, वहां से एमआरएनए नहीं बनेगा। आई थिंक इट इज एब्सोल्युटली फाइन। आपको ये बात समझ में आ गई है। जब मैं नेक्स्ट लेक्चर में आऊंगा तो मैं सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल से स्टार्ट करूंगा। तब तक के लिए आप लोगों को शुक्रिया, बाय बाय। मिलते हैं आप लोगों को अगले लेक्चर में। ये आपके मॉलिक्यूलर बेसिस का तीसरा लेक्चर था। थैंक यू सो मच।